नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसमें हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम अभिप्रेरणा के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, जिसे विलियम जेम्स का वृत्ति सिद्धांत कहा जाता है या फिर जेम्स लैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अभिप्रेरणा जो हमारा प्रकरण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसलिए इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, क्योंकि इनसे हमेशा प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। ठीक है। अभिप्रेरणा यहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह जेआरएफ आदि परीक्षाओं में उपयोगी विषय रहता है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ सी टेट है, यू टेट, रीट, एस टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी या केवीएस की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा, जिसमें हम सर्वप्रथम विलियम जेम्स का जीवन परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय क्या कहते हैं। 14 जनवरी 1845 में इनका जन्म होता है अमेरिका में, और अमेरिका में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अगस्त 1910 को। अमेरिका के दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे और मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम शुरू कराने वाले प्रथम शिक्षक थे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या करवाते हैं, मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम शुरू करवाते हैं, और शुरू करवाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम शिक्षक थे। ठीक है। और दूसरी बात और भी ध्यान रखने योग्य ये है कि 1870 के दशक में जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, तो इसमें हमारे विलियम जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने सहयोग किया था। ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है या कुछ अन्य तरीके से भी प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है। और विल्हेम वुंड नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके बाद। ठीक है, यहाँ पे बाद थोड़ा छूट गया है। तो विलियम वुंड के बाद आधुनिक मनोविज्ञान के अर्थात मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है, हमारे विलियम जेम्स को ही जाना जाता है। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो उन्होंने अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम शुरू करवाया, दर्शन शास्त्र से अलग करने में, मनोविज्ञान को अलग करने में सहयोग दिया, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, और विल्हेम वुंड के बाद आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। ठीक है। अब उनकी पुस्तकों पर बात करें तो पुस्तक लिखी है उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890, जिसमें ये अपने सिद्धांत की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, साइकोलॉजी द ब्रीफर कोर्स 1892 में प्रकाशित होती है साइकोलॉजी द ब्रीफर कोर्स। उसके बाद मेमोरीज एंड स्टडीज, उसके बाद एसेस एंड रेडिकल एम्पिरिज्म। ठीक है। ये सारी चार पुस्तकें इनके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। प्रश्न बनता है या इनमें से कोई तीन पुस्तक दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी पुस्तक इनकी नहीं है या कौन सी पुस्तक विलियम जेम्स की है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, या कोई ऐसे अभिकथन वाले प्रश्न पूछ सकता है। कोई भी परीक्षक जो भी परीक्षा हो रही है हमारी, उसमें अभिकथन वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, जहां पर हम फंस सकते हैं किसी भी चीज में। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने योग्य है। आगे देखिए, आगे क्या है कि इन्होंने जो ये रचनाएं करी थी, चारों रचनाएं, इन चारों रचनाओं में इन्होंने क्या करा, अंग्रेजी साहचर्यवाद, उस समय साहचर्यवाद की विचारधारा चल रही थी, तो उस विचारधारा को इन्होंने रोका था, उसकी आलोचना करी थी। और हेगेलवाद की भी इन्होंने क्या करी थी, आलोचना करी थी। इन सब में हम आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, साहचर्यवाद क्या होता है और हेगेलवाद क्या था, इन सब में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम विलियम जेम्स के सिद्धांत पर और उनके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो रचनाएं करी, उन रचनाओं में इन्होंने अंग्रेजी साहचर्यवाद विचारधारा का और हेगेलवाद का, दोनों का क्या करा था, आलोचना करी थी। ठीक है। आगे बताते हैं, और मानव मन की स्वाभाविक रूप से अर्थात नेचुरली और उद्देश्यपूर्ण और चयनात्मक रूप से पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया था। अर्थात मानव मन को इन्होंने फिर से क्या करा, परिभाषित करने का प्रयास किया। कैसे, स्वाभाविक रूप से, उद्देश्यपूर्ण और चयनात्मक तरीके से। ठीक है। ये तो था इनका सामान्य परिचय, जो जिसमें इन्होंने क्या करा, कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराओं को जन्म दिया, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने करी यहाँ पे। और रचनाएं करने के साथ साथ कुछ स्थापनाएं भी उनके द्वारा की गई। ठीक है। जैसे मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की शुरुआत, और आधुनिक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक और आधुनिक
मनोविज्ञान के जनक अर्थात मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक, और अंग्रेजी साहचर्यवाद विचारधारा और हेगेलवाद की आलोचना करी। मानव मन को पुनः परिभाषित करने का प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं में किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं उनके कुछ उल्लेखनीय विचार या फिर उनके सिद्धांत के अन्य नाम, किन किन नामों से उनके सिद्धांत को जाता है, या उनके द्वारा कौन सी ऐसी विचार हैं जो विलियम जेम्स के द्वारा उल्लेखित किए गए हैं। ठीक है, अब इन चारों में से कोई दो तीन दे करके अभी पूछ सकता है हमसे, या ऑप्शन में पूछ सकता है कि किसके द्वारा दिए गए हैं, और ऑप्शन में विलियम जेम्स होगा, विलियम वुंट हो सकते हैं, मैकडूगल, किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, सर्वप्रथम देखिए, विश्वास करने का इच्छा सिद्धांत इसे कहते हैं, आत्मसमर्पण का संकट, और क्या है, सत्य का व्यवहारिक सिद्धांत, कट्टरपंथी अनुवाद, अनुभववाद, और जेम्स लैंग भावना सिद्धांत। इसे जेम्स लैंग भावना सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कार्ल लैंग। ठीक है, कार्ल लैंग और विलियम जेम्स का सिद्धांत दोनों में समरूपता थी, एक समानता थी। एक समानता होने के कारण इनके सिद्धांत को नाम दिया गया जेम्स लैंग सिद्धांत। ठीक है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जॉन ड्यूबी महोदय। हमारे जॉन ड्यूबी नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्या करा, जेम्स लैंग भावना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और क्या किस नाम से जाना जाता है इसे, मनोवैज्ञानिक भ्रम, मस्तिष्क का उपयोग सिद्धांत, नरम नियतत्ववाद, नियतिवाद का की दुविधा, चेतन की धारा और स्व, और क्या कहते हैं आगे, जेम्स का आत्मा सिद्धांत। इन नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है, या इनके द्वारा ये प्रमुख जो 10-11 प्रकार की विचारधाराएं हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं इनके सिद्धांत पर, क्या इनने बताया है अपने सिद्धांत पे। कहते हैं विलियम जेम्स के सिद्धांत को मुख्य रूप से वृत्ति इंस्टिंक्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इनका जो सिद्धांत है वह मुख्य रूप से वृत्ति सिद्धांत अर्थात इंस्टिंक्ट थ्योरी के नाम से रूप से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। यह सिद्धांत बताता है कि व्यवहार सहज प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है जो जीवित रहने में मदद करती हैं। ये जो सिद्धांत है हमारा वृत्ति सिद्धांत, वो हमें बताता है कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारी सहज प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, चलाया जाता है। जो प्रवृत्तियां हमें क्या करती हैं, जीवित रहने में मदद करती हैं। ठीक है, ऐसी प्रवृत्तियां जो हमें जीवित रहने में मदद करती हैं, वही क्या करती हैं, हमारे व्यवहार को संचालित करने का कार्य करती हैं। उन्होंने मानव व्यवहार के लिए कई सहज प्रवृत्तियों का प्रस्ताव दिया, जैसे बच्चे की सुरक्षा, भोजन की तलाश और आत्मरक्षा। विलियम जेम्स ने क्या क्या करा, मानव व्यवहार के लिए कई सहज प्रवृत्तियां बताई, प्रवृत्तियों को प्रस्ताव दिया, अर्थात हमारे लिए अनेक प्रकार की क्या करी, सहज प्रवृत्तियां बताई मानव जीवन के लिए, मानव व्यवहार के लिए। जैसे बच्चे की सुरक्षा, माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है समाज से बचाने के लिए। ठीक है, ताकि उसको समाज से कोई नुकसान ना हो। या भूख लगने पर हम भोजन की तलाश करते हैं, एक सहज प्रवृत्ति है हमारी, ऐसा तो नहीं है कि हमने अर्जित करा हुआ है किसी से, कैसी है, सहज प्रवृत्ति है। तो भूख लगने पर भोजन की तलाश करना, बच्चे की माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, या फिर हम भय हो लगने पर हम क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा करते हैं, अर्थात स्वयं की रक्षा करते हैं जब हमें किसी बात से डर लगता है। तो इस प्रकार की सहज प्रवृत्तियां हमें जीवित रहने में मदद करती हैं, और यही हमारा क्या करती हैं, व्यवहार को संचालित करती है। आगे देखिए, आगे क्या है, बाद में उनके कार्य को कार्यात्मकवाद, फंक्शनलिज्म के दृष्टिकोण से देखा गया, जिसने आंतरिक अवस्थाओं और बाहरी कार्यों के बीच कार्य कारण संबंधों की खोज की। ठीक है, बाद में इन्होंने जो कार्य किया था, संपूर्ण कार्य को कैसे देखा गया, कार्यात्मकवाद के रूप में, अर्थात फंक्शनलिज्म के रूप में देखा गया, जिसने क्या करा, आंतरिक अवस्थाओं और बाहरी व्यवहारों के बीच कार्य कारण भाव को, अर्थात उनके कार्य और कारण के संबंधों की खोज करी थी कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और एक दूसरे का किस प्रकार से कारण बनते हैं। इस प्रकार की खोज किसने करी थी, विलियम जेम्स के कार्यात्मकवाद से। अब प्रश्न बनता है कि कार्यात्मकवाद विचारधारा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, या कार्यात्मकवाद किसके कार्यों को कहा जाता है, तो इसका उत्तर बनता है विलियम जेम्स। कहते हैं समय के साथ यह समझा गया कि इन प्रवृत्तियों का बड़ा हिस्सा सीखा हुआ होता है, अर्जित किया हुआ होता है, न कि पूरी तरह से जन्मजात। अर्थात ये जो सहज प्रवृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां हमें अभी बताएंगे आगे कौन कौन सी प्रवृत्तियों के बारे में क्या क्या है, जो भी सहज हमारी प्रवृत्तियां हैं उनमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है,
हमारे द्वारा अर्जित किया जाता है, न कि पूरी तरीके से सीखा जाता है। अर्थात कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से समाज में रह करके सीखी जाती हैं, या कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनका आधा भाग सीखा जाता है, आधी जन्मजात होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रवृत्तियां पूरी तरह से क्या होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, सीखा जाता है। आगे इसके अलावा बताते हैं उन्होंने अनुभववाद, चेतना की धारा, स्ट्रीम टू कॉन्शियसनेस पर आधारित अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से मानव प्रेरणा की व्याख्या करी थी। ठीक है, चेतना की धारा पर आधारित उन्होंने क्या करा, एक दार्शनिक दृष्टिकोण दिया, और उस दार्शनिक दृष्टिकोण के द्वारा वो क्या करते हैं, मानव प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। अर्थात मानव किस प्रकार से प्रेरित होता है, क्यों प्रेरित होता है, इस चीज की व्याख्या उन्होंने किसमें करी, चेतना की धारा, स्ट्रीम टू कॉन्शियसनेस में क्या करते हैं, वो उसकी व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। यह बताते हुए कि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अपने मूल्यों और संकल्पों का निर्माण करता है। यह बताते हुए व्याख्या करते हैं कि जो व्यक्ति है वह अपने अनुभवों, एक्सपीरियंस के आधार पर अपने मूल्यों की, अपनी वैल्यूज और अपने संकल्पों का क्या करता है, निर्माण करता है। अर्थात जो हमारे विलियम जेम्स हुए, उन्होंने अनुभववाद और चेतना की धारा अर्थात स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर आधारित अपना क्या करा, एक दार्शनिक दृष्टिकोण क्या करा, प्रस्तुत करा। उस दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने क्या करा, मानव प्रेरणा की व्याख्या करी थी। अर्थात मानव किस प्रकार प्रेरित होते हैं, क्यों प्रेरित होते हैं, उसकी व्याख्या करी। और यह बताते हुए व्याख्या करी कि व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने मूल्यों और अपने संकल्पों का निर्माण करता है। अर्थात अपनी वैल्यू का निर्माण कैसे करेंगे हम लोग, अपने अनुभवों के आधार पर। हमने हमारे जो भी एक्सपीरियंस हमने प्राप्त किए हैं, उन एक्सपीरियंस के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने संकल्पों का और अपने मूल्यों का, अपनी वैल्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जेम्स लैंग सिद्धांत क्या है। ये तो विलियम जेम्स का वृत्ति सिद्धांत हमने देखा, इसे वृत्ति सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि सहज प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं, कुछ ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं जो हमें जीवित रहने में मदद करती हैं और हमारे व्यवहार को संचालित करती हैं। अब इसे जेम्स लैंग सिद्धांत क्यों कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। शुरू में मैंने बताया था कि जेम्स लैंग सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि जेम्स और जो हमारे कार्ल लैंग हुए, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के सिद्धांत में क्या थी, समरूपता थी, एक रूपता थी। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, जेम्स लैंग सिद्धांत संयुक्त रूप से कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कुछ इसके बारे में क्या कुछ है। जेम्स लैंग सिद्धांत 1884 भावनाओं की उत्पत्ति और प्रकृति पर एक कल्पना है और आधुनिक मनोविज्ञान में भावनाओं के शुरुआती सिद्धांत में से एक है। क्या बताते हैं, जेम्स लैंग सिद्धांत 1884 में प्रकाशित होता है। ठीक है, अर्थात दोनों ने 1884-85 में क्या करा, अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो बताते हैं 1884 भावनाओं की उत्पत्ति और प्रकृति पर एक परिकल्पना है, एक मॉडल है। अर्थात जो हमारी भावनाओं की उत्पत्ति होती है और जो हमारा नेचर होता है, उसका क्या है, एक मॉडल है। ठीक है, हमारे नेचर का और हमारे इमोशंस का एक मॉडल होता है, मॉडल है क्या, जेम्स लैंग सिद्धांत। आगे बताते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान में भावनाओं के शुरुआती सिद्धांतों में से एक है। अर्थात मॉडर्न साइकोलॉजी में इमोशनल थ्योरी इसमें से एक सिद्धांत माना जाता है, जेम्स लैंग सिद्धांत। अर्थात सर्वप्रथम इन्होंने क्या करा था, संवेगों के ऊपर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने, विलियम जेम्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम अपना सिद्धांत। किसके ऊपर, संवेगों के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के भावनाओं से अर्थात इमोशनल थ्योरी से, भावना सिद्धांत से, सिद्धांतों में एक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। एक दार्शनिक जॉन ड्यूवी ने विकसित किया था, और इसे किसने विकसित किया था, जॉन ड्यूवी ने विकसित किया था, और इसका नाम 19वीं सदी के, ठीक है, 19वीं सदी के विद्वानों विलियम जेम्स और कार्ल लैंग के नाम पर रखा गया था। ये जो सिद्धांत है हमारा, जेम्स लैंग सिद्धांत, इसको किसने विकसित किया, जॉन ड्यूवी नाम के हमारे दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, उन्होंने विकसित किया। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, 19वीं सदी के विद्वान हुए हैं विलियम जेम्स और कार्ल लैंग नाम के मनोवैज्ञानिक दार्शनिक, उनके नाम पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, सन 1884 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने संवेग का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, सन 1884 ईस्वी में विलियम जेम्स अपना क्या करते हैं, संवेग का अर्थात इमोशन का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, इमोशन थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। और 1885 में डेनमार्क के दैहिक मनोवैज्ञानिक कार्ल लैंग ने स्वतंत्र रूप से अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। और जो हमारे कौन है, कार्ल लैंग हैं,
इन्होंने कब किया अपना सिद्धांत प्रस्तुत? 1885 ईस्वी में अपना सिद्धांत ये भी क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। आगे देखिए, इन दोनों के ही सिद्धांतों में समरूपता थी, जिस कारण ये संयुक्त रूप से जेम्स लैंग सिद्धांत का, जिस कारण इन्हें क्या किया गया, जेम्स लैंग संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है। दोनों के सिद्धांतों में समरूपता थी, जेम्स कार्ल लैंग और विलियम जेम्स के दोनों के सिद्धांत में क्या थी, समरूपता थी, एक रूपता थी, जिस कारण इनके संयुक्त रूप से इनके सिद्धांत को क्या नाम दिया जाता है, जेम्स लैंग सिद्धांत का नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे क्या बताते हैं, यह संवेग का सबसे पुराना सिद्धांत है। यह संवेग का क्या है, सबसे पुराना सिद्धांत है। यहाँ लिखा था ना, आधुनिक मनोविज्ञानों में भावनाओं के शुरुआती सिद्धांतों में से एक है, अर्थात इमोशन थ्योरी में से, आधुनिक मनोविज्ञान की इमोशन थ्योरी इसमें से एक था। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे क्या बताया कि यह संवेग का सबसे पुराना सिद्धांत है, इमोशंस का क्या है, सबसे पुरानी थ्योरी है। इससे पहले यह विचारधारा थी कि पहले संवेगात्मक अनुभूति होती है, तब संवेगात्मक व्यवहार होता है, जैसे पहले भय लगता है और फिर हम भागते हैं। ठीक है, इन लोगों से पहले कार्ल लैंग और जो हमारे विलियम जेम्स हुए हैं, इनसे पहले क्या विचारधारा थी हमारे समाज में, वर्तमान हमारे विश्व में विद्यमान कौन सी विचारधारा थी, कि पहले हमें संवेगात्मक अनुभूति होती है, अर्थात पहले हमें संवेगों की अनुभूति होती है, संवेगों का एहसास होता है, तब जाकर के हम संवेगात्मक व्यवहार करते हैं, तब हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे कल हम मैक्डूगल महोदय के बारे में पढ़ रहे थे कि पहले क्या होता है, हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है, उसके बाद हम व्यवहार करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ये विचारधारा तो पहले से विद्यमान थी हमारे समाज में कि पहले हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, संवेगात्मक व्यवहार करेंगे। जैसे पहले भय लगता है, उसके बाद हम भागते हैं। जैसे हमने शेर देखा, कुत्ता देखा, कुत्ते को देख करके पहले हमें भय लगता है और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, भागते हैं। लेकिन विलियम जेम्स और जो हमारे दार्शनिक हैं कार्ल लैंग, उन्होंने इस विचारधारा को नहीं माना है। इन्होंने क्या करा, इस विचारधारा को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया था। ठीक है, नहीं माना। इसने बताया कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, बाद में संवेगात्मक अनुभूति होती है। बल्कि ये लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, अर्थात पहले क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, संवेगात्मक अनुभूति होती है, तब जाकर के हमें संवेगों की क्या होती है, अनुभूति होती है। जैसे क्या कहते हैं, देखिए ये कि पहले हम भागते हैं, तो फिर बाद में हम डरते हैं। अर्थात जैसे हमने सांप देखा पड़ा हुआ, या हमने सांप देखा, हमने कहीं पर, हम रास्ते में चलते हुए सांप दिख गया, या कहीं कुत्ता खड़ा दिख गया, रात्रि में हमें कहीं ऐसे रास्ते में चल जाते हुए टाइगर वगैरह दिख गया, तो हम पहले क्या करते हैं, वहां से भागते हैं, उसके बाद हमें डर लगता है। अर्थात पहले क्या हुआ, संवेगात्मक व्यवहार हमने करा, उसके बाद डर, भय जो है हमारे अंदर, वो संवेगात्मक अनुभूति हुई, संवेगों का क्या हुआ, जन्म हुआ। पहले हमने क्रिया करी, उसके बाद क्या हुआ, हमारे अंदर संवेगों का जन्म हुआ। ऐसा किसका मानना था, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग का मानना था। अर्थात पहले हम क्रिया करते हैं, उसके बाद हम कोई भी इमोशन को अपने अंदर जन्म देते हैं। जैसे हम मुस्कुराते हैं तो हम खुश होते हैं, पहले हम मुस्कुराएंगे, अर्थात पहले हम मुस्कुराते हैं, उसके बाद हम खुश होते हैं। पहले क्रिया की जा रही है, क्रिया करने के बाद संवेग हमारे अंदर जन्म लेता है। किसके अनुसार, विलियम जेम्स और लैंग महोदय के अनुसार। दोनों का मानना था कि पहले हम व्यवहार करते हैं, अर्थात क्रिया करते हैं, और उसके बाद ही संवेगात्मक अनुभूति होती है, संवेगों का संवेग महसूस होते हैं हमें हमारे अंदर। हम क्रोध करते हैं क्योंकि हम प्रहार करते हैं, हम किसी पर प्रहार करते हैं, कब करते हैं हम प्रहार, जब हम क्रोध करते हैं। ठीक है, क्रोध करने के बाद ही हमारे अंदर ये प्रहार अर्थात युद्ध करने की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इन लोगों का मानना था, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग महोदय का, कि पहले हम लोग व्यवहार करते हैं, और व्यवहार करने के बाद ही हमारे अंदर संवेगात्मक अनुभूति होती है, संवेगों का एहसास होता है। लेकिन इनसे पहले की विचारधारा अलग थी। वे लोग मानते थे पहले हमारे अंदर संवेगों की अनुभूति होती है, संवेगों का एहसास होता है, लेकिन फिर बाद में संवेगात्मक व्यवहार करते हैं, अर्थात क्रिया करते हैं। लेकिन इन लोगों का उल्टा मानना था कि हम पहले व्यवहार करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर संवेग जन्म लेते हैं। ठीक है, अब यह सिद्धांत पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पाया था, इसलिए इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी की गई, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, सिद्धांत के अनुसार जब कोई संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन शारीरिक परिवर्तनों का प्रत्यक्षीकरण जब व्यक्ति से होता है, तब उसे संवेगात्मक अनुभूति कहते हैं। अब मानो इन्होंने ये संवेगात्मक अनुभूति की क्या कर दी, परिभाषा यहाँ पे स्पष्ट कर दी। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार
संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। जब कोई संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात ऐसी स्थिति जो क्या है, हमारे अंदर संवेग उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, अभी चित्र के माध्यम से भी समझेंगे इस बात को। तो क्या बता रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो हमारे अंदर क्या है, संवेग उत्पन्न करने वाली है, भावना उत्पन्न करने वाली है। तो व्यक्ति के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे, संवेग उत्पन्न होंगे, तो हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, बात भी सही है। जब हमारे अंदर इमोशन जागने लगते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं विभिन्न प्रकार के। इन शारीरिक परिवर्तनों का प्रत्यक्षीकरण जब व्यक्ति से होता है, प्रत्यक्षीकरण अर्थात इंट्रोडक्शन या परिचय, जब इन शारीरिक परिवर्तनों का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति से होता है, तो उसे संवेग अनुभूति कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, संवेग अनुभूति कहा जाता है। किसे कहा संवेग अनुभूति, वो व्यवहार, वो संवेग जो हमारे अंदर उत्पन्न हुए और जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों को हमने पहचाना, उनसे हमारा परिचय हुआ, और उन्हीं परिचयों को क्या कहा गया, संवेगात्मक अनुभूति कहा गया। ठीक है, संवेगात्मक एहसास कहा गया। आगे अब चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या कहने की इन्होंने कोशिश करी थी, कि पहले हम व्यवहार करते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, इमोशन हमारे अंदर जागते हैं। वही बात इन्होंने इस लाइन में भी यहाँ पे लिखी हुई है कि संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है शरीर में। उत्पन्न होने से शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन से जब हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, संवेगात्मक अनुभूति कहते हैं। अर्थात परिवर्तनों से हमारा अनुभव हुआ, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होंगे, संवेग उत्पन्न होंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। अब देखिए क्या बताया था उन्होंने, कि पहले हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर कोई इमोशन जन्म लेता है या संवेगात्मक अनुभूति होती है। जैसे यहाँ पे शेर का चित्र है, देख सकते हैं शेर का चित्र। तो मानो किसी व्यक्ति ने, किसी बालक ने शेर देखा, ठीक है, शेर देखा व्यक्ति ने, और शेर को देखने के बाद पहले वो क्या करेगा, वहां से एकदम से भाग करके चला जाएगा, और भाग कर शेर को देखेगा, शेर को देखने के बाद वहां से भागने की क्रिया करेगा। ठीक है, क्रिया उसके साथ साथ और क्या होगा, उसकी इंक्रेस्ट होगी हार्ट रेट, अर्थात उसकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाएंगी, और ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा, अर्थात बीपी बढ़ने लग जाएगा, और क्या हो जाएगी, उसकी जो पल्स है वो पल्स भी क्या होने लग जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी। अर्थात पहले क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। ठीक है, पहले हार्ट रेट बढ़ी उसकी, अर्थात दिल की धड़कन बढ़ गई एकदम से, उसके बाद ब्लड प्रेशर उसका बढ़ने लगेगा, बीपी बढ़ने लगता है, और पल्स जो होती हैं वो भी बढ़ने लग जाती हैं। जिस शेर को देखा उसने, स्टिमुलस को देखा, अर्थात उद्दीपक को देखा, जो उद्दीपन उत्पन्न करने वाला है, हमें भड़काने वाला है, हमें प्रेरित करने वाला है, वो उसे देखा। उसे देखने के कारण क्या हुआ, शरीर में कुछ परिवर्तन हुए। कैसे परिवर्तन हुए, हार्ट रेट बढ़ी, अर्थात दिल एकदम से तेज तेज धड़कने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हमारा, और बहुत ज्यादा पसीना हमें निकलने लग गया, और साथ में क्या हुआ, हमारी जो पल्स है वो पल्स भी क्या होने लगी, तेज होने लगी। अर्थात स्टिमुलस को देखा, उद्दीपक को देखा, जो हमें उत्तेजित करने वाला है, भड़काने वाला है, उसे देखा। उसे देखने के बाद हमारा क्या हुआ, बॉडी रिएक्शन हुआ, अर्थात शारीरिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब शारीरिक परिवर्तन परिवर्तन जैसे ही हुआ, उसकी किस समझ हमें हुई, उसका प्रत्यक्षीकरण हमारे साथ हुआ। इस शारीरिक परिवर्तन का, बॉडी रिएक्शन का जो प्रत्यक्षीकरण है वो किसके साथ हुआ, हमारे साथ हुआ। हमने जाना कि हमारी जो धड़कन है वो इसको देख करके अचानक तेज तेज चलने लगी है। जैसे ही प्रत्यक्षीकरण हुआ, ठीक है, तो उसी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है, इमोशन कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। जो प्रत्यक्षीकरण हम अपने बॉडी रिएक्शन से करेंगे, अर्थात शारीरिक परिवर्तन से करेंगे, वही शारीरिक परिवर्तनों का प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है, संवेगात्मक अनुभूति कहलाता है। यही बात कहने की इन्होंने यहाँ पे कोशिश करी थी। इसी बात को स्पष्ट करना चाहते थे विलियम जेम्स और हमारे कार्ल लैंग महोदय। अर्थात सर्वप्रथम हमने स्टिमुलस को देखा। ठीक है, एक बार फिर से दूसरे चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे प्रथम हमने किसे देखा, स्टिमुलस को देखा। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, कुत्ता है, एक डॉग है। ठीक है, एंग्री डॉग बार्किंग, अर्थात जो कुत्ता है वो गुस्सा हो रखा है, और बहुत ज्यादा गुस्सा है, और क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, अर्थात भौंक रहा है। उस कुत्ते को हमने देखा, बहुत ज्यादा क्रोधित कुत्ता है, बहुत ज्यादा गुस्सा उसे आया हुआ है। तो उसे देख करके एकदम से क्या हुआ, हमारे अंदर हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होने लगी, अर्थात मानो हमने सोच लिया कि वो हमें काटने आ रहा है। तो इस प्रकार से एक शारीरिक क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्स करते हैं हम, शारीरिक परिवर्तन होता है हमारे अंदर, क्या होते हैं, शरीर में परिवर्तन होने लग जाते हैं। हार्ट रेट बढ़ेगी, जैसे पीछे वाले चित्र में बीपी बढ़ रहा था, या हमारी पल्स बढ़ रही थी, हमारे रोंगटे जो होते हैं वो खड़े होने लग जाते हैं डर के कारण। तो इस प्रकार से हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और जब हमारा उनसे क्या हो जाता है,
प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसी इंट्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, हमारा संवेगात्मक अनुभूति कहा जाता है। वही इंट्रोडक्शन, वो शारीरिक परिवर्तनों का जो प्रत्यक्षीकरण है मनुष्य से, वही प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है, इमोशन कहलाता है, अर्थात संवेगात्मक अनुभूति कहलाता है। ठीक है, हमने गुस्सैल कुत्ते को देखा, कुत्ते को देखने के बाद हमारी हार्ट रेट बढ़ गई, अर्थात एकदम से बहुत ज्यादा हमें घबराहट होने लगी, दिल की धड़कन तेज होने लगी, और तब जाकर के हमारे अंदर इमोशन जागा। कौन सा इमोशन, फेयर का, अर्थात डर का इमोशन हमारे अंदर उत्पन्न होता है। डर की संवेगात्मक अनुभूति होती है, हमें डर लगने लगता है तब जाकर के कुत्ते को देख करके। ठीक है, तो पहले क्या हुई वहां, वही बात इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट करी है कि पहले हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ इस प्रकार के व्यवहार होते हैं, क्रियाएं होती हैं जो क्या होती हैं, संवेगात्मक अनुभूति होने से पहले होती हैं। ठीक है, तब अनुभूति होने से पहले व्यवहार हो गया। व्यवहार कैसा हुआ, शारीरिक परिवर्तन का व्यवहार हुआ, और व्यवहार होने के बाद क्या हुआ, फिर हमें संवेगात्मक अनुभूति हुई, इमोशन का परिचय हुआ। ठीक है, चलो एक चित्र के माध्यम से और समझो। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास है ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारे पास। ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, वो अपनी जो जानकारी है, सूचना है, उस सूचना को कहाँ पहुंचाती हैं, कॉर्टेक्स के पास पहुंचाती हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स के पास पहुंचाया उन सूचनाओं को, कॉर्टेक्स क्या करेगा, उन सूचनाओं को हमारी मांसपेशियों और हमारी आंतरिक अंग, जिन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं, उन ग्रंथियों के माध्यम से क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ज्ञान इंद्रियों ने क्या करा, जो स्टिमुलस से अर्थात उद्दीपक से जो जानकारी उसे मिली, उस जानकारी को कॉर्टेक्स तक पहुंचाया, और कॉर्टेक्स ने उसको क्या करा, मांसपेशियों और हमारी ग्रंथियों में परिवर्तन करके, ठीक है, परिवर्तन करके क्या करा, उसको प्रदर्शित करा। जैसे मानो हमने गुस्सैल कुत्ते को देखा जो हमें देख करके भौंक रहा है, तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगे, दिल की धड़कन तेज बढ़ने लगी, हमें पसीना आने लगा, तो हम मांसपेशियों के द्वारा वहां से भाग करके, ठीक है, वहां से आंतरिक ग्रंथियां हमारी क्या होने लगती हैं, परिवर्तित होने लगती हैं, और परिवर्तित होकर के हम अपनी मांसपेशियों से, अपने हाथ पैरों की मदद सहायता से क्या करते हैं, वहां से एकदम से भाग करके चले जाना चाहते हैं। ठीक है, यही बात उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि पहले हम क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, और व्यवहार करने के बाद क्या करते हैं हम, वो करते हैं, संवेगात्मक अनुभूति करते हैं, अर्थात इमोशन को अपने अंदर अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर डर का इमोशन है, प्यार का इमोशन है, जिस भी प्रकार का इमोशन होता है, खुशी का इमोशन है, जो भी इमोशन होते हैं, उस इमोशन का हम क्या करते हैं, वहां पे अनुभव करते हैं। ठीक है, ये था हमारा कार्ल जेम्स और कार्ल लैंग और जेम्स महोदय का जो थ्योरी है, जिसे हम कार्ल लैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जहां उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि जैसे ही हमें स्टिमुलस होता है, अर्थात हम पहले व्यवहार करते हैं किसी भी चीज का, यदि हमें डर लग रहा है तो हम पहले उसका व्यवहार करेंगे, व्यवहार करने के कारण हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन होगा, बॉडी रिएक्शन होगा, और बॉडी रिएक्शन से जब हमारा प्रत्यक्षीकरण होगा, उसे हम इमोशन कहेंगे, उसी को हम संवेगात्मक अनुभूति कहेंगे। ठीक है, ये तो इन्होंने समझाने की कोशिश करी थी यहाँ पे। और चलिए, और क्या बताया इन्होंने कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंचती हैं, कार्टेक्स तक पहुंचती हैं, और कार्टेक्स क्या करता है, उसे मांसपेशियों के द्वारा और आंतरिक अंग अर्थात ग्रंथियों के द्वारा क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे डर लगने पर हम भागना शुरू कर देते हैं, और भागने के बाद क्या करते हैं, हम अपना, हमारे अंदर भय का इमोशन जागता है, भय का जो वो है, क्या कहते हैं, संवेग, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके कुछ, इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए हुए हैं, कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए हुए हैं। अपने सिद्धांत की पुष्टि में जेम्स ने लिखा है, हम खुद का अनुभव करते हैं क्योंकि हम दुख का अनुभव करते हैं क्योंकि हम रोते हैं। क्या कहते हैं, अपने ही सिद्धांत के लिए पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि हम दुख का अनुभव करते हैं क्योंकि हम रोते हैं, अर्थात पहले हम रोते हैं, उसके बाद हम दुख का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, दुख को महसूस करते हैं। पहले हमें दुख होता है तब हम नहीं रोते हैं, पहले हम रोएंगे, रोने के बाद ही हमें ज्यादा दुख का अनुभव होता है। ये बात कहीं ना कहीं पर ठीक भी है, और हर जगह इनकी बात स्पष्ट नहीं होती है। भोजन के क्षेत्र में लीजिए, ऐसा नहीं है कि पहले हम खाएंगे और बाद में हमें भूख लगेगी। पहले व्यवहार करने का ये मतलब नहीं है कि हर एक जगह जितनी भी एक मूल प्रवृत्तियां हैं वहां पे पहले व्यवहार ही होगा। बहुत जगह इन्होंने बताया है, लेकिन बहुत जगह इनकी क्या है, आलोचनाएं भी अभी आगे की जाएंगी। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि पहले हम व्यवहार करते हैं, अर्थात दुख होता है क्योंकि हम रोते हैं। जब हम रोएंगे
उसके बाद हमें क्या होगा, हमारे अंदर दुख उत्पन्न होगा। ये जो दुख का इमोशन, दुख का संवेग है, वह संवेग हमारे अंदर उसकी हमें क्या होने लगेगी, अनुभूति होने लगेगी। कब? जब हम रोना शुरू करेंगे। रोने से पहले हमें दुख का उतना अनुभव नहीं होता है। क्रोधित होते हैं क्योंकि हम मारते हैं, अर्थात हम किसी को मारते हैं, किसी पर प्रहार करते हैं। कब प्रहार करते हैं? प्रहार करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर कौन सा इमोशन जागता है? क्रोध का। ठीक है, क्रोध का जैसे ही संवेग हमारे उत्पन्न, अर्थात हमने किसी को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद हमारे अंदर किसका अनुभव होता है? हमें क्रोध का अनुभव होता है उसे देख करके। जैसे विद्यालय में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को थप्पड़ मारता है और उसके बाद क्या होता है, क्रोध का अनुभव उत्पन्न होता है। क्रोध की जो वो संवेगात्मक अनुभूति है, वो क्या है, थप्पड़ खाने के, मार खाने के बाद ही होती है। हम डरते हैं क्योंकि हम कांपते हैं। ठीक है, हम डरते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, कांपते हैं। जब हम कांपते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है, डर उत्पन्न होता है। किसी, जैसे हमने रास्ते में चलते हुए सांप को देख लिया और हम कांपने लग गए, और कांपने के बाद हमारे अंदर क्या होगा, डर का संवेग उत्पन्न होगा। ऐसी बात नहीं है कि हम रोते रोते मारते या कांपते हैं। ठीक है, तो क्या बताते हैं आगे, कि ऐसी बात नहीं है कि हम रोते मारते या कांपते हैं। अर्थात ऐसी बात नहीं है कि पहले हम, हमारे अंदर इमोशन जाग रहा है और उसके बाद हम रोते हैं या फिर मारते हैं या फिर कांपते हैं। पहले हम व्यवहार करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर संवेगों का जन्म होता है। यही बताने की बात इन्होंने यहाँ पे करी है। देखो, क्योंकि हम दुख, क्रोध या डर का अनुभव करते हैं, मेरा सिद्धांत यह है कि किसी उत्तेजनात्मक वस्तु को दिखाकर, देखकर हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों की जो अनुभूति होती है वही संवेग है। क्या कहते हैं, कि मेरा सिद्धांत यह है कि किसी उत्तेजनात्मक, अर्थात उत्तेजित करने वाली, प्रेरित करने वाली वस्तु को देखकर हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और इन परिवर्तनों को की जो अनुभूति होती है, अर्थात इन परिवर्तनों का जो हमारे अंदर एहसास होता है, वही एहसास क्या होता है, संवेग होता है। जैसे हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन होने लग जाते हैं, शरीरांग बढ़ने लग जाते हैं, या अन्य प्रकार के जो भी परिवर्तन हैं, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, उत्तेजनात्मक वस्तु को हमने देखा, अर्थात प्रेरित करने वाली वस्तु को देखा। जैसे रास्ते में चलते हुए सांप, या कुत्ते का, भौंकते हुए कुत्ते को देखा पास में, या पास में ही शेर देख लिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले वस्तु को देखा, सामग्री को देखा, देखने के बाद हमारे शरीर में क्या हुए, परिवर्तन हुए। तेज भौंकते हुए कुत्ते को, सांप को देखा, शेर को देखा, तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पल्स तेज होने लग जा चलने लग जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होता है, और इन परिवर्तनों के कारण जो अनुभूति हमें होती है, जो एहसास हमें होता है, वही एहसास हमारा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसके अनुसार? विलियम जेम्स के अनुसार। इसलिए इन्हें संवेगात्मक मनोविज्ञान का जनक के रूप में भी मान सकते हैं। जैसे हम मैक्डूगल महोदय को संवेगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में देखते हैं, वैसे ही इन्हें भी संवेगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने जो प्रमाण दिए थे उसके विषय में चर्चा करें। प्रथम प्रमाण देते हैं, जेम्स ने अपने सिद्धांत के पक्ष में तर्क दिया कि यदि संवेगात्मक व्यवहार न हो तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगी। क्या कहते हैं ये, कि यदि संवेगात्मक व्यवहार नहीं ना हो, ठीक है, ऐसा व्यवहार जिससे संवेग उत्पन्न होता हो, ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए, तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगी। संवेगों की अनुभूति भी हमें, एहसास भी हमें नहीं हो सकता। अर्थात संवेगों की अगर अनुभूति करनी है, संवेगों का एहसास करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, संवेगात्मक व्यवहार करें, तभी हमें, हमारे अंदर संवेगात्मक अनुभूति हो सकती है। ठीक है, देखिए, अब भालू का उदाहरण देते हैं। एक भालू को जंगल में देखकर भय का संवेग होता है, लेकिन उसी भालू को सर्कस में देखकर भी नहीं होता है। क्या उदाहरण देते हैं, कि एक भालू को जंगल में देखकर हमारे अंदर भय का संवेग उत्पन्न होता है। ठीक बात है, कि भय का संवेग, जैसे ही हम भालू को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, भय का संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, और लेकिन जब हम उसी भालू को सर्कस में एक पिंजरे के अंदर बंद देखते हैं, तब हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने कोई ऐसा संवेगात्मक व्यवहार किया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भालू पिंजरे के अंदर है, तो उससे बाहर नहीं आ सकता है। अब जंगल में हमें पता है कि भालू हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, तो हमारे अंदर क्या हुआ, भय का संवेग होता है। अर्थात हम क्या करने लगते हैं, शारीरिक परिवर्तन हमारे अंदर होने लगते हैं। तुरंत हमारी हार्ट बीट तेज बढ़ने लग जाएगी, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। इस प्रकार से रोंगटे वगैरह खड़े होने लग जाएंगे, पसीना आने लगेगा डर के कारण, सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब सर्कस में देखते हैं, वो पिंजरे के अंदर बंद है, तो हम एकदम मस्ती से उस सर्कस में घूमते रहते हैं, और हमें उससे कोई भय की ऐसी कोई भावना हमारे अंदर उत्पन्न ही, संवेग हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं होता है। ठीक है,
ऐसा इसलिए कि जंगल में एक भालू को देखकर कांपने, भागने जैसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए भय का संवेग होता है। ठीक है, अब स्पष्ट करते हुए बताते हैं। ऐसा इसलिए भय का संवेग क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जंगल में जब हम भालू को देखते हैं, तो कांपने और भागने जैसे हम शारीरिक परिवर्तन हमारे अंदर होने लग जाते हैं। अर्थात भालू को देखा हम कांपेंगे या फिर हम वहां से तुरंत ही क्या कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे। और भागने के बाद क्या होगा, हमारे अंदर संवेगों की उत्पत्ति होगी, अर्थात संवेग जन्म लेगा। कौन सा संवेग? भालू को देख करके कौन सा संवेग जन्म लिया? भय रूपक संवेग हमारे अंदर जन्म ले लेता है। ठीक है, लेकिन सर्कस के भालू को हम देखते हैं, तो सर्कस के भालू को देखने पर ऐसा इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए हमारे अंदर किसी प्रकार के संवेग उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं शारीरिक परिवर्तन? क्योंकि सर्कस का भालू पिंजरे के अंदर बंद होता है, इसलिए हमें उससे कोई डरने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। जब हमें वो ही नहीं लगा, संवेगात्मक स्थिति ही नहीं बनी, तो संवेगात्मक स्थिति नहीं होगी तो संवेग भी नहीं होगा, संवेग का जन्म भी नहीं होगा, अर्थात इमोशन भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम संवेगात्मक व्यवहार करते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। सर्कस के भालू को पिंजरे में बंद देखा तो संवेगात्मक स्थिति हुई नहीं, शारीरिक परिवर्तन हुए नहीं। सर्कस में भालू को पिंजरे में बंद देख करके हम भागे नहीं वहां से, ना हम कांपे, ना बिल्कुल डरे, तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारे अंदर संवेगी भय नामक संवेग की उत्पत्ति भी नहीं हुई। ठीक है, तो संवेग उत्पन्न होने के लिए, कहीं कहीं संवेग उत्पन्न होने के लिए क्या जरूरी होते हैं, हमारे संवेगात्मक व्यवहार जरूरी होते हैं। द्वितीय प्रमाण देखो, द्वितीय प्रमाण में क्या क्या कहते हैं, यदि हम अंधेरे में अचानक कोई वस्तु देखते हैं, तो उसे देखने से ही हमारे हृदय में सांस की गति रुक सी जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, यदि हम अंधेरे में किसी ऐसी वस्तु को देख लेते हैं जिससे हमें डर लगने लगता है, तो उसे अंधेरे में देखने के कारण मानो हमारी हृदय की सांस की गति रुक सी चली जाती है, अर्थात हमें क्या, घुटन सी होने लग जाती है, जिसे हम सफोकेशन कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। इसके रुकने के पूर्व हमें भय की अनुभूति नहीं होती, बल्कि इसके बाद होती है, अर्थात इसके रुकने के, सांस रुकने के पूर्व हमें भय की अनुभूति नहीं होती है, तब हम एक क्रिया कर रहे हैं, क्रिया हो रही है वहां पे, कैसी क्रिया, सांस रुकने की। ठीक है, तो व्यवहार क्या हुआ वहां पर को, संवेगात्मक व्यवहार क्या हुआ, सांस रुकने का, अर्थात सांस की जो गति है वो धीमी पड़ने लगती है। जैसे बहुत ज्यादा दिल की तेज धड़कन होने लगती है और सांस रुकने लग जाती है, तो इस प्रकार की स्थिति होती है। और कहते हैं भय की अनुभूति नहीं होती, बल्कि इसके बाद होती है। जब तक सांस इस प्रकार से तेज तेज वो रुकने ना लगी हो, दम सा ना घुटने लगा हो, तब तक हमें भय की अनुभूति नहीं होती है। जब सांस तेज तेज चलने लगती है, दम घुटने सा लगता है हमारा, तब हमें क्या होती है, भय की अनुभूति होती है, डर की अनुभूति होती है। तो हमने रात्रि में ऐसी वस्तु देख ली, अचानक ऐसी वस्तु देख ली जिसे देख करके हमें डर लगा, और डर लगने के कारण सांस की गति हमारी कैसी हो गई, तेज हो गई। ठीक है, डर लगा, देखा हमने उस चीज को, और उस चीज को देखने के बाद हमने व्यवहार करा, क्या करा, व्यवहार करा। ठीक है, संवेगात्मक व्यवहार करा, और संवेगात्मक व्यवहार करने के बाद हमारा शारीरिक परिवर्तन क्या हुआ, सांस की गति तेज होने लगी थी। ठीक है, सांस की गति रुकने सी लगी थी, अर्थात दम सा घुटने लगा था, और उससे पूर्व हमें डर का, भय की अनुभूति नहीं हुई, बल्कि जैसे ही हमारी सांस की गति रुकने लगती है, दम घुटने लगता है, वैसे ही हमें क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। ठीक है, तृतीय प्रमाण में देखो, तृतीय प्रमाण क्या है, मद्य अथवा अन्य उत्तेजक पदार्थों के सेवन, मद्य अर्थात अन्य उत्तेजक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसे वे स्वतः ही आमोद, साहस आदि के संवेग उत्पन्न होते हैं। क्या बता रहा है, क्या बता रहे हैं कि मद्य या अन्य उत्तेजक, मद्य अर्थात जो मदिरा है उसके, और अन्य उत्तेजक पदार्थों के सेवन से, ऐसे पदार्थ जो हमें क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, अर्थात बाहरी जो वस्तुएं हैं, बाहरी जो पदार्थ हैं, उनके सेवन से व्यक्ति के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिससे वे स्वतः क्या करते हैं, आमोद और साहस आदि संवेग उत्पन्न होते हैं, जिससे स्वतः ही क्या होगा, आमोद, आमोद अर्थात खुशी, प्रसन्नता, और साहस, साहस अर्थात क्या होती है, ताकत। ठीक है, हिम्मत जिसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक शराब पिया हुआ व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है, इस प्रकार के जो वो होते हैं, संवेग होते हैं, वो स्वतः ही क्या होने लग जाते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं। कैसे, जब मद्यपान करते हैं, अर्थात शराब वगैरह पीते हैं, या अन्य उत्तेजक पदार्थों का, उत्तेजित करने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो व्यक्ति के कुछ उससे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक परिवर्तन होने के कारण स्वतः ही खुद से ही कुछ आवेग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे खुशी, और खुशी के साथ साथ क्या, साहस, हिम्मत आदि संवेग अपने आप ही क्या होने लग जाते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ प्रमाण क्या देते हैं, जेम्स के अनुसार यकृत का रोग। ठीक है, यकृत रोग, और यकृत रोग के कारण क्या होता है, अवसाद होता है, अवसाद अर्थात दुख और चिड़चिड़ापन हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
यकृत रोग हमें हुआ, यकृत रोग होने के कारण जो हड्डियों का रोग है वो हुआ हमें, वो हड्डियों के रोग होने के कारण हमारे अंदर अवसाद और चिड़चिड़ापन आ जाता है। और स्नायु रोग, ठीक है, स्नायु रोग होने से हमें निराशा होती है और निराशा होने से भय उत्पन्न हो जाता है। निराशा एवं भय उत्पन्न हमारे अंदर क्या, कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे अंदर क्या करते हैं, भय आदि को उत्पन्न करते हैं, या चिड़चिड़ापन या दुख आदि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या होता है, पहले हमें रोग हुआ, ये नहीं था कि पहले हमारे अंदर संवेग उत्पन्न हो गए, भय उत्पन्न हो गया और भय उत्पन्न होने के बाद रोग उत्पन्न हुए। पहले रोग हुए, हमें पहले रोग हुआ, यकृत का रोग हुआ, स्नायु रोग हुआ। यकृत होने के कारण चिड़चिड़ापन हुआ और चिड़चिड़ापन होने के कारण ना निराश, स्नायु रोग होने के कारण निराश और भय नामक संवेग क्या हुए, हमारे अंदर जन्म लिए। तो पहले यहाँ पर क्रिया हुई अर्थात व्यवहार हुआ, और व्यवहार होने के बाद ही क्या हुए, संवेगों ने जन्म लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, पंचम प्रमाण में कृत्रिम यानी बनावट ढंग से शारीरिक अंगों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने से संवेग जागृत होते हैं। क्या कहते हैं, बनावटी बनावटी ढंग से, बनावटी ढंग से शारीरिक संवेगों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने से संवेग जागृत होते हैं। अर्थात ऐसे संवेग जो क्या हैं, बनावटी हैं या कृत्रिम है, अर्थात मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, शारीरिक अंगों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अर्थात शारीरिक अंगों का हाल हाव भाव करने से संवेग जागृत होते हैं। जैसे नाटक वगैरह बनाए जाते हैं, फिल्म वगैरह बनाई जाती हैं। तो उदाहरण देते भी हैं आगे, फिल्म और नाटक में अभिनय करने के दौरान कलाकार कृत्रिम हाव भाव का प्रदर्शन करके संवेग की अभिव्यक्ति करते हैं। फिल्म और नाटक में क्या करते हैं, जो अभिनय करने वाले पात्र हैं अर्थात जो कैरेक्टर्स हैं, कलाकार हैं, वो क्या करते हैं, कृत्रिम अर्थात बनाए गए हैं, किसी डायरेक्टर द्वारा उन हाव भावों को बनाया गया है, स्क्रिप्ट को लिखा गया है, उन्हीं उन हाव भावों का प्रदर्शन करके क्या करते हैं, वो संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने भावनाओं को बताते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं, नाटक हम देखते हैं, उसमें सारे जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने संवेगों को बताते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं। वो भावनाएं कैसे, वो कैसे हाव भाव हैं, कृत्रिम हाव भाव हैं। कृत्रिम अर्थात बनाए गए हुए हैं, किसी डायरेक्टर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन्हें बनाया गया है, कोई वो प्राकृतिक हाव भाव नहीं है। ठीक है, कृत्रिम है, बनाए गए हाव भाव हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं, वो अपने संवेगों की, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। यह बनावटी व्यवहार उनमें संवेग जागृत कर देते हैं, जिनसे उनका अभिनव अभिनय जीवंत हो जाता है। ये जो बनावटी व्यवहार हैं अर्थात बनावटी जो कार्य करते हैं, किसी कलाकार द्वारा स्क्रिप्ट लिख देना या उनका कैरेक्टर लिख देना कि तुम्हें यह कार्य करना है, ये जो बनावटी व्यवहार है वो क्या करते हैं, संवेगों को जागृत करते हैं उनके अंदर। और संवेग जागृत करने के बाद उनका जो अभिनय होता है वो कैसा हो जाता है, जीवंत हो जाता है, अर्थात जीवित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझाने की बात करी उन्होंने अपने पंचम प्रमाण में, कि कुछ ऐसे बनावटी और कृत्रिम भी, कृत्रिम तरीके से भी क्या हो सकता है, शारीरिक अंगों की अभिव्यक्ति की जा सकती है, और शारीरिक अंगों की अभिव्यक्ति करने के कारण संवेग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे फिल्म और नाटक में एक कलाकार द्वारा बनाए गए जो हाव भाव हैं, जितने भी वो एक्सपीरियंस, जितने भी वो हाव भाव करता है, अपनी प्रतिक्रियाएं करता है, वो सारी कृत्रिम है, बनाई गई हैं, और उन्हों प्रदर्शित, उनको दिखाने के, दिखा करके, ठीक है, उन्हें प्रदर्शित करके क्या करते हैं, वो अपने संवेगों की, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारे सामने करते हैं। और इस बनावटी व्यवहार के, बनाए गए व्यवहार के द्वारा उनके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, इमोशन जागृत होते हैं, और इमोशन जागृत होने के कारण उनका जो अभिनय है, उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा जीवंत हो जाता है। ठीक है, आगे ये तो थी इनकी सिद्धांत के कुछ, इन्होंने अपने सिद्धांत के विषय में कुछ तर्क दिए थे, कुछ प्रमाण दिए थे। ठीक है, प्रथम प्रमाण में उन्होंने कहा था कि संवेगात्मक व्यवहार न हो तो संवेगात्मक अनुभूति नहीं होगी। जंगल में भालू का उदाहरण दिया था कि भालू को देखकर भय हुआ। ठीक है, भय को देख करके हम वहां से तुरंत भागे या कांपने लगे, और तब भालू को देख करके हमें, भालू को हमने देखा और भालू को देख करके शारीरिक परिवर्तन हुआ। भय लगना, वो क्या होता है कि कांपने लग जाते हैं या वहां से तुरंत भाग जाते हैं, शारीरिक परिवर्तन हुआ, कांपने लगे एकदम से और वहां से तुरंत भाग गए, और उसके बाद हमें डर की अनुभूति हुई। द्वितीय प्रमाण में क्या कहा उन्होंने, अंधेरे में अचानक ऐसी वस्तु दिख गई, ठीक है, जिसे देख करके हमारी सांस मानो घुटती सी चली जा रही है, दम सा हमारा घुटता चला जा रहा है, सांस सी रुकती चली जा रही है। उस सांस के रुकने से पूर्व हमें भय की अनुभूति नहीं हुई, सांस जब रुकने से लगी तब हमें क्या होने लगी, भय की अनुभूति होने लगी थी। ठीक है, और तीसरे प्रमाण में उन्होंने क्या बताया, मद्य अथवा अन्य उत्तेजक पदार्थों का अर्थात शराब आदि उत्तेजक कर देने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके सेवन का प्रमाण दिया, और कहा कि इसके सेवन से व्यक्ति में कुछ शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, और वो शारीरिक परिवर्तन क्या कर देते हैं, स्वतः ही उनके अंदर कुछ संवेगों को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे खुशी,
कोई बहुत ज्यादा मदिरा पान करता है तो उसे देखोगे वो अपने आप में हंसता रहता है, अपने आप से बातें करता रहता है, या फिर एकदम से उसके अंदर साहस आ जाता है, हिम्मत आ जाता है, अपने आप को सबसे बलवान समझने लगता है दुनिया का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उत्तेजित कर देने वाले पदार्थ हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन करते हैं, और इन शारीरिक परिवर्तनों से अपने आप ही कुछ संवेग हमारे अंदर क्या कर लेते हैं, जन्म कर लेते हैं, जिसमें खुशी, आमोद, आमोद अर्थात खुशी, और क्या है, साहस, हिम्मत आदि हैं। ठीक है। चतुर्थ प्रमाण में क्या कहा उन्होंने, कुछ रोगों के बारे में, यकृत रोग और स्नायु योग के बारे में बताया। जब तक रोग नहीं है तब तक हमें भय की अनुभूति नहीं हुई है, अर्थात जो संवेगात्मक अनुभूति है वह नहीं हुई है। ठीक है। जब हमें रोग हुए, रोग होने के बाद हमारे अंदर अवसाद आदि, चिड़चिड़ापन आदि संवेग क्या होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। अर्थात पहले व्यवहार हुआ, संवेगात्मक व्यवहार हुआ, ऐसा व्यवहार जिसने संवेगों को जन्म दिया है, जिसने भावनाओं को जन्म दिया है। रोग हुए, रोग होने के कारण हमें अवसाद और चिड़चिड़ापन, दुख और चिड़चिड़ापन हुआ, और रोग होने के कारण ही हमारे अंदर निराशा एवं भय उत्पन्न हुए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले भय और निराशा उत्पन्न हो गई उसके बाद हमें रोग हुए, और ऐसा भी नहीं है कि पहले चिड़चिड़ापन और अवसाद हो गए फिर जाकर के हमें रोग हुए। तो पहले क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद हमें क्या होता है, इमोशन की अनुभूति होती है, संवेगात्मक अनुभूति होती है। पंचम प्रमाण में उन्होंने क्या बात करी थी, कृत्रिम और बनावटी व्यवहारों के बारे में बात करी थी। फिल्म और नाटकों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया था कि बनावटी तरीके से जहां कृत्रिम हाव भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं, बनावटी हाव भाव प्रदर्शित करके अपने संवेगों के बारे में बताया जा रहा है, और बनावटी व्यवहार करने के कारण, अर्थात कृत्रिम व्यवहार करने के कारण उनके अंदर संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वही भावनाएं क्या करती हैं, उनके अभिनय को जीवंत कर देती हैं, जीवित कर देती हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, इनमें कुछ कमियां भी निकाली गई हैं। सेरिंगटन के अनुसार देखते हैं, सेरिंगटन ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि संवेगात्मक व्यवहार वास्तव में संवेगात्मक अनुभूति का आधार नहीं है। वे मानते हैं कि जो संवेगात्मक व्यवहार हैं, अर्थात जो संवेगात्मक क्रियाएं हैं, वह वास्तव में संवेगात्मक अनुभूति का आधार नहीं हो सकती हैं। अर्थात संवेगात्मक व्यवहारों से संवेगात्मक अनुभूति जन्म नहीं ले सकती है। उनका मानना यह है कि पहले अनुभूति होगी फिर व्यवहार होगा। उन्होंने एक कुत्ते के गर्दन के पास के स्नायुओं को काट दिया, जिससे शारीरिक उपद्रव की सूचना कॉर्टेक्स में जाना बंद हो गई। फिर कुत्ते में भय, क्रोध आदि संवेग देखे गए थे। ठीक है। उन्होंने क्या करा, एक कुत्ते के गर्दन की पास की जितनी भी स्नायु थी, अर्थात नसें थी, उन नसों को काट दिया, जिससे क्या हुआ, शारीरिक उपद्रव की सूचना कॉर्टेक्स में जाना बंद हो गई, अर्थात शारीरिक परिवर्तन की जो सूचनाएं हैं वो हमारे कॉर्टेक्स तक जाना क्या हो गई, बंद हो गई। और बंद होने के कारण क्या हुआ, कुत्ते के अंदर भय उत्पन्न हो गया था। ठीक है। भय उत्पन्न हुआ, और भय उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होने लगा, उसमें क्रोध आदि संवेग भी देखे गए थे। ठीक है। ये कृत्रिम था, ये बनाया गया था, कोई उसके अंदर ये नहीं था। क्या करा हमारे सेरिंगटन महोदय ने, कि कुत्ते के जो गर्दन है, गर्दन की पास की स्नायुओं को, अर्थात नसों को काट दिया, जिससे शरीर में जितने भी उपद्रव हैं, जितने भी परिवर्तन है, उसकी सूचना कोर्टेक्स तक जाना बंद हो गई, फिर कुत्ते पर जाना बंद हो गई, और उसके बाद क्या होता है, कुत्ते को भय और क्रोध आदि संवेग देखे जाते हैं कुत्ते के ऊपर। ठीक है। पहले से कोई भय और क्रोध आदि उसके ऊपर थे नहीं, कि वो पहले उसे भय हुआ हो या क्रोध हुआ हो, उसके बाद ही कोई उसमें संवेगात्मक अनुभूति हुई हो। ये एक कृत्रिम थी, बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद देखो कैनन क्या कहते हैं, कैनन ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, कैनन महोदय ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि संवेगात्मक अनुभूति के लिए संवेगात्मक व्यवहार का ज्ञान आवश्यक नहीं है। ठीक है। अर्थात संवेगात्मक संवेगों की अनुभूति करने के लिए, संवेगों को उत्पन्न करने के लिए संवेगात्मक व्यवहारों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। बिना संवेगात्मक व्यवहारों के भी क्या हो सकती हैं, संवेगात्मक अनुभूतियां जन्म ले सकती हैं। आगे देखिए, आगे क्या बताया उन्होंने, बिल्ली की सहानुभूति स्नायु को काट दिया। उन्होंने क्या करा, बिल्ली की सहानुभूति स्नायु जो थी उसको काट दिया, अर्थात ऐसी नस को काट दिया जो बिल्ली के अंदर सहानुभूति को जन्म देती है, उसको क्या करा उन्होंने, काट दिया था। इससे शारीरिक उपद्रव का ज्ञान बिल्ली में होना संभव नहीं था, इसलिए शारीरिक परिवर्तन जो होना है उसका ज्ञान बिल्ली के कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाता। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार बिल्ली को किसी प्रकार के संवेग का अनुभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन
बिल्ली में पहले की तरह सभी संवेग देखे गए थे, लेकिन जो हमारे जेम्स लैंग सिद्धांत जो दिया, उस सिद्धांत के अनुसार जब जब कॉर्टेक्स के पास कोई सूचना ही नहीं पहुंच रही है, कॉर्टेक्स तक सूचना नहीं पहुंचेगी, कॉर्टेक्स सूचना को प्राप्त करके हमारी मांसपेशियों के द्वारा व्यवहार हमसे करवा रहा था। अब कॉर्टेक्स तक कोई सूचना ही नहीं पहुंची है, उस स्नायु को काट दिया है जो कॉर्टेक्स तक क्या कर रहा था, सूचनाओं को पहुंचा रहा था। बिल्ली के कॉर्टेक्स तक क्या है, सूचना पहुंची नहीं, तो बिल्ली में शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक उपद्रव नहीं हुए, जो हमारे जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे कैनन महोदय हुए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को पूरी तरीके से क्या कर दिया, नकार दिया था। उसके बाद डॉक्टर डाना, इन्होंने एक स्त्री पर अध्ययन किया था, स्त्री का अध्ययन किया हुआ है हमारे डॉक्टर डाना नाम के मनोवैज्ञानिक ने। डॉक्टर डाना मनोवैज्ञानिक का क्या मानना है, उन्होंने अध्ययन में, डॉक्टर डाना के अध्ययन में यह सिद्धांत गलत हुआ था, अर्थात इन्होंने भी इसको क्या कर दिया था, पूरी तरीके से नकार दिया था। उन्होंने एक स्त्री पर अध्ययन किया, घोड़े से गिर जाने के कारण उनका उनका उसका सहानुभूति स्नायु नष्ट हो जाता है, ऐसे में शारीरिक परिवर्तनों की सूचना कॉर्टेक्स तक जाना संभव नहीं थी। ठीक है, एक स्त्री का अध्ययन करते हैं कौन, डॉक्टर डाना। वो स्त्री क्या थी, घोड़े से गिर जाती है किसी कारण, और घोड़े से गिरने के कारण उसकी स्नायु, उसकी नस कट जाती है, ऐसी नस जो क्या करती थी, कॉर्टेक्स तक सूचनाओं को पहुंचाती थी शारीरिक परिवर्तन की। ठीक है, वो नस कट जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इस कारण उसके शारीरिक परिवर्तन उसके कॉर्टेक्स तक पहुंच पाने संभव नहीं थे। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार उस स्त्री को किसी तरह संवेगों का अनुभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसे सभी प्रकार के संवेगों का अनुभव हो रहा था। अब जेम्स लैंग तो ये कहते हैं कि कॉर्टेक्स तक अगर सूचना नहीं पहुंच रही है, शारीरिक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो संवेगात्मक अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन स्त्री की क्या थी, स्त्री की स्नायु कट चुकी थी, नस कट चुकी थी, जिससे उसमें ऐसे शारीरिक परिवर्तन की सूचना उसके कॉर्टेक्स तक पहुंचना संभव ही नहीं था, पहुंच ही नहीं पाई थी। तो जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार उसमें क्या होने चाहिए थे, संवेगात्मक अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी, संवेगों का अनुभव नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसे क्या होता है, सभी प्रकार के संवेगों का अनुभव होता है, उसे डर होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, सारे संवेगों का उसे क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। लेकिन जेम्स लैंग ने ये कहा था कि अगर शारीरिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, संवेगात्मक व्यवहार नहीं हुआ है, तो संवेगात्मक अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसे क्या है, स्नायु कट गई है, शारीरिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, उसके बाद शारीरिक परिवर्तन नहीं हुए, जब स्नायु कट गई, ऐसी नस कट गई, उसकी जो सूचना कॉर्टेक्स तक भेजती है, और कॉर्टेक्स हमारे शरीर में क्या करता है, शारीरिक परिवर्तन करता है। तो सूचना पहुंची नहीं है, तो शारीरिक परिवर्तन नहीं हुए, तो उस समय उस स्त्री में क्या होने चाहिए थे, संवेगों की अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें क्या था, संवेगों की अनुभूति पूरी तरीके से थी। इसलिए इन्होंने इसकी क्या करी, आलोचना करी। और सेस्टर नाम के मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि अपने प्रयोग में प्रयोज्य और एड्रीनिन के इंजेक्शन देकर उसने शारीरिक उपद्रव उत्पन्न किया। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन को उत्पन्न किया, लेकिन प्रयोज्य को किसी भी संवेग का अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो हमारे सेटर महोदय हैं, प्रयोज्य को एड्रीन का इंजेक्शन देकर के, जो प्रयोज्य है जिस पर वो प्रयोग कर रहे थे किसी प्राणी पर, उस प्राणी पर उन्होंने एड्रीनिन का इंजेक्शन दिया उसे, और एड्रीनिन का इंजेक्शन दे करके शारीरिक उपद्रव अर्थात शारीरिक परिवर्तन उसके शरीर में उत्पन्न किया, अर्थात कृत्रिम किए। जो इन्होंने अपने पंचम प्रमाण में कहा था कि हम कृत्रिम प्रमाण के द्वारा भी संवेगों की अनुभूति हो सकती है, उसी का यहाँ पर ये अब उसी की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने इंजेक्शन के द्वारा क्या करा, शारीरिक उपद्रव अर्थात कृत्रिम उपद्रव, कृत्रिम शारीरिक परिवर्तनों को उत्पन्न किया, लेकिन प्रयोज्य को किसी भी संवेग का अनुभव नहीं हुआ था। अर्थात कृत्रिम शारीरिक परिवर्तन से, कृत्रिम हाव भाव से संवेगों का अनुभव उस प्रयोज्य को, जिस पर सेस्टर महोदय ने क्या करा था, प्रयोग किया था, उसको बिल्कुल भी किसी भी संवेग का अनुभव नहीं होता है। यदि शारीरिक उपद्रव ही संवेग अनुभूति का आधार होता, तो उसे संवेग का अनुभव होना चाहिए था। यदि कहते हैं शारीरिक परिवर्तन ही संवेग अनुभूति का आधार होता है, होता, तो उसे क्या था, संवेग का अनुभव होना चाहिए था। किसे, जिसे क्या करा था, कृत्रिम तौर पर इंजेक्शन दे करके क्या करा, उसमें शारीरिक परिवर्तनों को उत्पन्न करा, तो उस व्यक्ति में भी क्या होना चाहिए था, संवेगों का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन उसमें संवेगों का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, आगे आर्चर महोदय हुए। आर्चर क्या कहते हैं, आर्चर ने अभिनेता अभिनेत्रियों का अध्ययन किया और पाया कि उन्हें उस तरह के संवेगों का अनुभव नहीं होता है जिस तरह के व्यवहार का वे अभिनय करते हैं। अर्थात आर्चर कहते हैं जो हमारे अभिनेता और अभिनेत्री हैं, उनका अध्ययन किया आर्चर महोदय ने, और उनका मानना था कि उन्हें, जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, उन्हें उस तरह के संवेगों का अनुभव नहीं होता है। किस तरह का,
जिस तरीके के व्यवहार का वो क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, अर्थात जिस तरह के व्यक्तित्व का बिहेवियर का वो क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, उन्हें उस तरह के संवेगों का अनुभव नहीं होता है। अर्थात कोई मानो कोई नायक है, नायक का अभिनय कर रहा है तो उसे नायक के संवेगों का अनुभव नहीं होगा। अर्थात जो कृत्रिम है, जिन्हें बनाया गया है, किसी डायरेक्टर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, उसका उन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे बात करी थी हमारे किसने, जेम्स महोदय ने, कि मानना था कि जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं, काम करने वाले हैं, जो अभिनय करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, बनावटी व्यवहार के कारण उनमें संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। उसी को आर्चर महोदय ने क्या करा, नकार दिया। आर्चर और सेस्टर महोदय ने क्या कर दिया, एकदम से नकार दिया। ठीक है, कि जो वो लोग व्यवहार करते हैं, कृत्रिम व्यवहार करते हैं, जिसका भी वो अभिनय करते हैं, उनमें वैसे संवेग नहीं होते हैं। और जो हम शारीरिक वो कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उपद्रव उत्पन्न कर रहे हैं किसी को इंजेक्शन दे करके या किसी अन्य चीज से, मतलब कृत्रिम एक स्थिति बना रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, उनके अंदर संवेगों की अनुभूति नहीं होती है, संवेग उत्पन्न नहीं होते हैं। और डॉक्टर डाना ने भी ये कहा कि यदि किसी व्यक्ति को ठीक है, डॉक्टर डाना ने भी वही बात स्पष्ट करने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने एक महिला का उदाहरण दिया कि वो घोड़े से गिर गई और घोड़े से गिरने के कारण उसकी ऐसी नस नष्ट हो जाती है, ऐसी स्नायु नष्ट हो जाती है, जिससे शारीरिक परिवर्तन की सूचना कॉर्टेक्स तक पहुंचती ही नहीं है। और सूचना कॉर्टेक्स तक पहुंची नहीं है कि शरीर में कोई परिवर्तन हुए हैं, तो वो क्या, उसमें संवेगों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। यदि कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स को सूचना नहीं पहुंची है, कॉर्टेक्स को, कि शरीर में शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, तो वह हमारे अंदर संवेगों को उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जब उसे कॉर्टेक्स को सूचना पहुंचेगी कि हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन हुए, तभी वो क्या कर सकता है, हमारे अंदर क्या करेगा, तब वो संवेगों को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जब तक उसे सूचना नहीं मिलेगी कि हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, तब तक वो किसी भी प्रकार के संवेगों को हमारे अंदर जन्म नहीं दे सकता है, किसी भी प्रकार की भावनाओं को हमारे अंदर जन्म नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको विलियम जेम्स का और जेम्स लैंग सिद्धांत आपको समझाऊं। जितना हो सका मैंने आप लोगों को समझाया। यदि कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके हमें मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कक्षा को आगे बढ़ाएं, ताकि हमें और मोटिवेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, इस कक्षा में आज हमने देखा सर्वप्रथम विलियम जेम्स का सामान्य परिचय देखा, उनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हमने देखे, सामान्य परिचय देख लिया, अन्य नाम या उनकी विचारधाराएं देख ली जहां से प्रश्न बन सकते हैं, और विलियम जेम्स के प्रवृत्ति सिद्धांत पर बात कर ली, प्रेरणा का जो सिद्धांत था उस पर बात कर ली। उसके बाद जेम्स लैंग सिद्धांत पर बात करी। जेम्स लैंग सिद्धांत ये कहता है कि पहले व्यवहार होता है, अर्थात पहले हम क्रिया करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर संवेग जन्म लेते हैं। बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पे शेर को देखा हमने, शेर को देखने के कारण हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन हुए, व्यवहार हुआ, दिल की धड़कन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ गया, हमारा पल्स बढ़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने के बाद हमने क्या करा, वहां से तुरंत पलायन कर लिया, तुरंत वहां से हम भाग गए, हमने क्रिया कर ली, व्यवहार कर लिया, और व्यवहार करने के बाद हमें डर लगा, इमोशन हमारे अंदर जन्म लेता है। कुत्ते का स्टिमुलस अर्थात उत्तेजित करने वाला एक क्रोधित कुत्ता है जो बार्गिंग कर रहा है, अर्थात भौंक रहा है, उसे वो भौंकता देख करके हमारी दिल की हार्ट रेट बढ़ी, अर्थात जो हमारी दिल की धड़कन है वो तेज हुई, हमारी सांस तेज चलने लगी, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और हम वहां से तुरंत भाग गए या कांपने लगे। और कांपने के बाद या भागने के बाद हमारे अंदर भय नामक जो इमोशन है, भय नामक जो वो है, संवेग है, उसने उत्पन्न लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने इस डायग्राम को समझने की कोशिश की कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, सूचनाओं को कॉर्टेक्स तक पहुंचाती हैं। शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी हमारी सूचनाएं होंगी, उस सूचनाएं कॉर्टेक्स तक कौन पहुंचाता है, हमारा ज्ञानेंद्रियां पहुंचाती हैं। और दो कॉर्टेक्स हमारी मांसपेशियों के द्वारा और हमारी ग्रंथियों के द्वारा क्या करता है, उन्हें प्रदर्शित करने का कार्य करता है। उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत के विषय पे कुछ प्रमाण दिए, अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए कि किस प्रकार से उनका सिद्धांत उचित है, और उसी के साथ साथ इनके सिद्धांत की बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी हुई थी। ठीक है, जैसे विलियम जेम्स का मानना था कि संवेगों के आधार पर, संवेगात्मक व्यवहार के आधार पर ही संवेगों की अनुभूति होती है, संवेगों का अनुभव होता है। तो लेकिन इन लोगों का मानना है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार वास्तव में संवेगात्मक अनुभूति का आधार है ही नहीं। ठीक है, कैनन ने क्या माना कि कैनन महोदय ने क्या माना था कि सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, करके सिद्ध किया कि संवेगात्मक अनुभूति के लिए संवेगात्मक व्यवहार का ज्ञान आवश्यक
नहीं है। अर्थात संवेगात्मक व्यवहार का ज्ञान हमें नहीं है, तब भी हमारे अंदर संवेग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा कहना कैनन का था। डॉक्टर डाना ने एक स्त्री पर जो घोड़े से गिर गई थी, ऐसी स्त्री पर क्या करा, प्रयोग किया और उसकी नस कट जाती है, जिस कारण शारीरिक परिवर्तन की सूचना कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचती है। कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंची तो कॉर्टेक्स ने हमारे अंदर कोई भी शारीरिक परिवर्तन नहीं किया, तो हमारे अंदर कोई अनुभव होने ही नहीं चाहिए थे संवेगों के, डर के या दर्द के या पीड़ा के कोई भी अनुभव जन्म नहीं लेने थे। लेकिन उस महिला के अंदर क्या था, अनुभव, सारे के सारे अनुभव विद्यमान थे। ठीक है। विलियम जेम्स का और कार्ल लैंग का मानना था कि जब कॉर्टेक्स तक शारीरिक परिवर्तन की सूचना नहीं पहुंची है, तो हमारे अंदर संवेग उत्पन्न नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्या होता है, उस महिला के अंदर सारे के सारे संवेग डॉक्टर डाना को देखने को मिलते हैं, इसलिए वो भी संवेग इस सिद्धांत को गलत ठहराते हैं। उसके बाद सेस्टर महोदय और आर्चर महोदय दोनों ने कृत्रिम अर्थात बनाए गए जितने भी हमारे व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को भी उन्होंने क्या करा, उन व्यवहारों का भी खंडन करा कि इनके द्वारा हमारे अंदर संवेग उत्पन्न नहीं लेते हैं। जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं, कृत्रिम व्यवहार करते हैं, उस तरह का संवेग हमारे अंदर जन्म नहीं ले सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का। आज की कक्षा रखते हैं यहीं पर। आगे भी हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर ही कुछ कक्षाएं निरंतर संचालित करेंगे, जिसके लिए आप निरंतर कक्षा में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।